हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू भव्य केमिस्ट्री एकेडमी BCA। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, जो कि क्लास 12th की केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ये वीडियो CBSE और दूसरे स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। ये वीडियो लेक्चर 4 है, जिसका टॉपिक है नर्स्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। तो आइए स्टूडेंट्स वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नर्स्ट इक्वेशन की। नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, तो देखिए ध्यान से। जब हम नर्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं तो हम ये कहेंगे, इट इज़ द इक्वेशन बाय द हेल्प ऑफ विच वी कैन डिटरमाइन द नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल एट एनी स्टेज ऑफ द रिएक्शन। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हम बात करना चाह रहे हैं नर्स्ट इक्वेशन की, तो हम ये अच्छे से जानते हैं कि सेल का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या जो सेल पोटेंशियल होता है उसको तो हम इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है E नॉट सेल इज इक्वल टू E कैथोड माइनस E एनोड। कैथोड और एनोड के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के डिफरेंस से हम स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमें नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है, या नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल का जो होता है उसको किसी भी स्टेज ऑफ द रिएक्शन पे कैलकुलेट करना है, तो फिर हमको नर्स्ट इक्वेशन की हेल्प लेनी होगी, राइट। तो हम यहाँ पे यही बात कहना चाह रहे हैं, नर्स्ट इक्वेशन इज द इक्वेशन by the help of which we can determine the non-standard electrode potential और EMF of the cell at any stage of the reaction। रिएक्शन के किसी भी स्टेज पे, चाहे इक्विलिब्रियम हो या ना हो, और सेल के लिए जो नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, जहाँ पे स्टैंडर्ड कंडीशंस नहीं है, वहाँ पे आपको अगर ये सारी वैल्यू डिटरमाइन करनी है तो आपको फिर नर्स्ट इक्वेशन की हेल्प लेनी होगी, ठीक है। अब देखिए, नर्स्ट इक्वेशन प्रेडिक्ट्स द अफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर चेंजेस ऑन सेल EMF और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी नर्स्ट इक्वेशन क्या क्या प्रेडिक्ट करती है कि किसी भी सेल के EMF पे या हाफ सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर कंसंट्रेशन का क्या अफेक्ट होगा, प्रेशर का क्या अफेक्ट होगा और टेम्परेचर का क्या अफेक्ट होगा। यानी जो भी टेम्परेचर चेंजेस होते हैं या प्रेशर के चेंजेस होते हैं या कंसंट्रेशन के चेंजेस होते हैं, उनका सेल के EMF पे क्या अफेक्ट पड़ता है या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के EMF पे क्या अफेक्ट पड़ता है, ये सब चीज़ें हम नर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब आगे देखिए, For writing Nernst equation, first of all we have to write a balanced cell reaction। नर्स्ट इक्वेशन किसी भी सेल के लिए लिखने से पहले आपको उस सेल के लिए बैलेंस सेल रिएक्शन लिखना ज़रूरी है। कई बार ये होता है स्टूडेंट्स कि आपको बैलेंस सेल रिएक्शन ऑलरेडी गिवन होती है, या यूं कहें कि जो रिएक्शन गिवन होती है सेल रिएक्शन, वो ऑलरेडी बैलेंस्ड होती है। बट हर बार ऐसा नहीं होता, आपको कभी कभी बैलेंस खुद को भी करना पड़ सकता है। दोनों तरफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड, दोनों साइड में जो एटम्स और आयंस के जो नंबर हैं वो सेम होना चाहिए, रिएक्शन बैलेंस्ड होनी चाहिए। जब जो नेट सेल रिएक्शन है वो बैलेंस होगी, तभी आप उसके लिए नर्स्ट इक्वेशन लिख पाएंगे। Nernst equation can be applied on half cell as well as for complete galvanic cell। ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि गैल्वेनिक सेल जो कंप्लीट है, हाफ सेल दोनों मिला के, उसके लिए भी नर्स्ट इक्वेशन लिखी जाती है, और जो केवल एक हाफ सेल है, चाहे एनोडिक हाफ सेल हो या कैथोडिक हाफ सेल हो, उसके लिए भी नर्स्ट इक्वेशन लिखी जाती है, राइट। अब देखिए आगे ध्यान से। अब हम शुरुआत करते हैं नर्स्ट इक्वेशन फॉर एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल। चाहे गैल्वेनिक सेल कहो या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहो, उसके लिए नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है और उसको कैसे लिखते हैं और डिराइव करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं स्टूडेंट्स कि डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा G नॉट प्लस 2.303 RT log base 10 QC। यानी जो नॉन स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी होती है वो होती है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी और 2.303 RT log base 10 QC के सम के बराबर। इसको हमने इक्वेशन 1 नाम दे दिया। अब हम जानते हैं नॉन स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस NF E सेल। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं। F क्या है, फेरेडे चार्ज। E सेल क्या है, नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। जबकि डेल्टा G नॉट जो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी है, उसका फॉर्मूला होता है माइनस NF E नॉट सेल। N और F तो सेम है, लेकिन जो E नॉट सेल है वो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल होता है। जबकि जो QC है, जिसको रिएक्शन कोशेंट कहा जाता है,
प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का रेशियो एट एनी स्टेज ऑफ द रिएक्शन, वो QC की वैल्यू हम आराम से पुटअप कर सकते हैं। तो हमारे पास डेल्टा G की भी वैल्यू है, डेल्टा G0 की भी वैल्यू है और QC की भी वैल्यू है। ये तीनों वैल्यूज़ हम इस ऊपर इक्वेशन 1 में पुटअप कर सकते हैं। तो जैसे हम ये वैल्यू पुटअप कर देंगे तो क्या होगा, देखिए, ऑन पुटिंग ऑल द वैल्यूज इन द इक्वेशन 1 वी गेट, क्या हो जाएगा, माइनस NF E सेल इज इक्वल टू माइनस NF E0 सेल प्लस 2.303 RT log base 10 product concentration upon reactant concentration, right? This can be given as equation number 2. अब आगे देखिए ध्यान से, on dividing equation 2 by minus NF on both the sides in equation 2 we get, जब हम इक्वेशन 2 को दोनों साइड से, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड से माइनस NF से डिवाइड कर देते हैं तब क्या होगा, तो हो जाएगा E सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log base 10 प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन एट 298 केल्विन टेम्परेचर। हम जानते हैं जब 298 केल्विन टेम्परेचर की बात करें, फेरेडे चार्ज तो फिक्स है, कितना होता है, F इजिकल टू 96,500 कूलाम पर मोल। R की वैल्यू भी फिक्स है, कितना होता है, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। तो टेम्परेचर 298 केल्विन हो गया, F आपको नोन है, R आपको नोन है। ये वैल्यूज हम जब पुटअप कर देंगे तो क्या हो जाएगा, E सेल इजिकल टू E0 सेल माइनस 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 अपॉन N इंटू 96,500 log base 10 प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। अब ये जो पूरा टर्म है 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 अपॉन 96,500, इस पूरे टर्म की वैल्यू सारी कांस्टेंट है 298 केल्विन टेम्परेचर पे, क्योंकि 2.30 हमारा कन्वर्जन फैक्टर हो गया, 8.314 कांस्टेंट है, टेम्परेचर आपने 298 फिक्स कर दिया, कांस्टेंट रख दिया, और 96,500 आपने फेरेडे चार्ज की वैल्यू रख दी। ये सारा जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.0591। इस पूरे की जगह हम 0.0591 पुटअप कर सकते हैं, तो इसमें पुटअप करते हैं तो क्या आ जाएगी इक्वेशन हमारे पास। सो नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी E सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन N log base 10 प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। E0 सेल क्वेश्चन में गिवन भी हो सकता है, नहीं तो आपको खुद को कैलकुलेट भी करना पड़ सकता है, जो कि होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड इन द सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन के दौरान कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ। तो जब भी आपको नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालना है E सेल, तो E0 सेल आइदर गिवन होगा या आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। N की वैल्यू आपको पुटअप करनी पड़ेगी, कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ, और जो प्रोडक्ट की स्पीसीज और रिएक्टेंट की स्पीसीज की कंसंट्रेशन क्वेश्चन में गिवन है, या सेल रिप्रेजेंटेशन में गिवन है, या सेल इक्वेशन में गिवन है, वो यहाँ पे आपको पुटअप करना होगा, तब जाके आप E सेल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर में बात किसकी कर रहे हैं, डेनियल सेल का एग्जाम्पल लिया है हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के तौर पे, तो हम नेक्स्ट इक्वेशन डेनियल सेल के लिए लिखते हैं, वो क्या होगी। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा नेक्स्ट इक्वेशन फॉर डेनियल सेल। अब जैसा कि मैंने कहा, सबसे पहले आपको क्या चाहिए, बैलेंस्ड सेल रिएक्शन। तो नेट सेल रिएक्शन इन डेनियल सेल क्या होती है, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर प्लस 2 एक्वस गिव्स जिंक प्लस 2 एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। अब यहाँ पर जो हम बात करें कि दोनों आयंस, जिंक आयन और कॉपर आयन, या एक तरह से कहें कि जिंक एटम और कॉपर एटम दोनों साइड सेम है। तो मैंने जैसा कई बार आपको कहा कि स्टूडेंट्स, जो रिएक्शन है नेट सेल रिएक्शन, वो बैलेंस्ड हो भी सकती है और नहीं भी। जैसा कि आपको दिख रहा है, यहाँ रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो जब ऑलरेडी बैलेंस्ड है तो आपको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। हम अच्छे से जानते हैं फॉर डेनियल सेल E0 सेल कितना होता है, 1.10 वोल्ट। हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के स्टार्टिंग के वीडियो लेक्चर्स में बात अच्छे से क्लियर कर चुके हैं कि कहाँ से आया, कैसे आया। और N कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफर हो रहे हैं, 2। जिंक से जिंक प्लस 2 बन रहा है तो भी 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है, और कॉपर प्लस 2 से जब कॉपर बन रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है, तो N कितना हो गया, 2। और यहाँ पे जो जिंक सॉलिड और कॉपर सॉलिड की जो कंसंट्रेशन है वो है 1। ये सारी वैल्यूज हम पुटअप कर देते हैं, तो देखिए ध्यान से।
तो जैसा कि मैंने कहा ई नॉट सेल कितना है डेनियल सेल के लिए 1.10 वोल्ट, एन कितना है 2, और जिंक सॉलिड की कंसंट्रेशन और कॉपर सॉलिड की कंसंट्रेशन 1 होती है। हम अच्छे से जानते हैं सॉलिड स्टेट में प्योर सॉलिड के लिए जो हमारे पास एक्टिव मास या कंसंट्रेशन होता है वो 1 होता है। ये सारी वैल्यूज हम पुट कर देंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा ई नॉट सेल ई सेल इज इक्वल टू कितना आएगा 1.10 माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग बेस 10 जिंक प्लस 2 प्रोडक्ट है हमारा उसकी कंसंट्रेशन अपॉन कॉपर प्लस 2 एक्वस उसकी कंसंट्रेशन। अब आपके पास जब भी डेनियल सेल का क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, सीधा जिंक प्लस 2 और कॉपर प्लस 2 की कंसंट्रेशन को पुट करना है और फिर ई सेल निकालना है। हर कंडीशन हर स्टेज ऑफ द रिएक्शन पे जिंक प्लस 2 और कॉपर प्लस 2 की कंसंट्रेशन अलग अलग होगी। जो कंसंट्रेशन यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे उसके अकॉर्डिंग आपके पास ई सेल आ जाएगा। तो हम हर स्टेज ऑफ द रिएक्शन पे ई सेल की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं बाय पुटिंग द डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ जिंक प्लस 2 एंड कॉपर प्लस 2 आयन। ओके, लेकिन डेनियल सेल के लिए इक्वेशन यही रहेगी। ओके, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं प्रैक्टिस के तौर पे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या गिवन है, कैलकुलेट द ई सेल फॉर द फॉलोइंग सेल। आपके सामने एक सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, कोई सेल है आपके सामने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसका ई सेल आपको कैलकुलेट करना है। जैसा कि दिख रहा है क्रोमियम सॉलिड कन्वर्टिंग इनटू क्रोमियम प्लस 3 जिसकी कंसंट्रेशन है 0.1 m, और यहाँ पे क्या हो रहा है कॉपर प्लस 2 इज कन्वर्टिंग इनटू कॉपर सॉलिड और कॉपर प्लस 2 की कंसंट्रेशन कितनी है 0.01 m। जो आपके पास क्रोमियम हाफ सेल है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है ई नॉट क्रोमियम प्लस 3 क्रोमियम इज इक्वल टू माइनस 0.74 वोल्ट, और जो सेकेंड हाफ सेल है कैथोडिक हाफ सेल ई नॉट कॉपर प्लस 2 कॉपर उसका रेडॉक्स कपल का भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है कितना है प्लस 0.34 वोल्ट। अब सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको ई नॉट सेल कैलकुलेट करना होगा। कैसे करेंगे, कैथोड का और एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस, फिर आपको बैलेंस सेल रिएक्शन लिखनी होगी। तो एक एक करके हम सारे स्टेप्स को समझते हैं और ये देखते हैं कि कैसे ई सेल इस तरह का जब सेल रिप्रेजेंटेशन गिवन हो तो कैसे ई सेल का डिटर्मिनेशन नर्न्स्ट इक्वेशन की हेल्प से किया जाता है। तो देखिए ध्यान से, जैसा कि मैंने कहा सबसे पहले आप क्या करेंगे, ई नॉट सेल का डिटर्मिनेशन करेंगे। क्या है उसका फॉर्मूला, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। कैथोड कौन है, ई नॉट कॉपर प्लस 2 कॉपर सॉलिड उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रखेंगे, माइनस एनोड कौन है, ई नॉट क्रोमियम प्लस 3 क्रोमियम, राइट। तो दोनों की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। कॉपर के लिए वैल्यू है 0.34 माइनस क्रोमियम के लिए वैल्यू है माइनस 0.74, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ई नॉट सेल कितना आएगा 0.34 प्लस 0.74 वोल्ट, ऐड कर दिया तो ये आ गया 1.08 वोल्ट। तो पहला स्टेप आपका हो गया कि ई नॉट सेल इस बार क्वेश्चन में गिवन नहीं था, लेकिन हाफ सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन थे तो उनके हेल्प से आपने ई नॉट सेल निकाल दिया। अब हमारा सेकेंड स्टेप होता है नेट सेल रिएक्शन लिखना। तो क्या है सेल रिएक्शन, क्रोमियम सॉलिड प्लस कॉपर प्लस 2 गिव्स क्रोमियम प्लस 3 प्लस कॉपर सॉलिड। जैसा कि दिख रहा है हमको साफ साफ, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है। तो हमने क्या किया, सीधा सीधा मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया। तो 2 क्रोमियम सॉलिड कन्वर्टिंग इनटू क्रोमियम 2 क्रोमियम प्लस 3, यानी अब टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ। तो कॉपर ने भी 6 इलेक्ट्रॉन गेन किए, 3 कॉपर प्लस 2 गिव्स 3 कॉपर सॉलिड। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने गेन हुए या लॉस हुए, वो हो गए 6। चाहे आप कॉपर के हाफ सेल रिएक्शन से देखो चाहे क्रोमियम की हाफ सेल रिएक्शन से देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो गेन या लॉस या जो इस पूरे रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ वो n आ गया आपके पास 6। ठीक है, अब हम वैल्यू पुट करते हैं। तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन, एन कितना है 6, लॉग प्रोडक्ट कौन है हमारा, प्रोडक्ट है क्रोमियम प्लस 3 उसकी कंसंट्रेशन और उसका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 2, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी 2, अपॉन में क्या आएगा कॉपर प्लस 2 की कंसंट्रेशन, इसकी पावर कितनी आ जाएगी 3। लेकिन जो क्रोमियम सॉलिड है और कॉपर सॉलिड है इसकी कंसंट्रेशन 1 होगी, इसलिए उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब क्रोमियम प्लस 3 और कॉपर प्लस 2 की कंसंट्रेशन ऑलरेडी हमको गिवन है, ई नॉट सेल हमने डिटरमाइन कर लिया है और इस पूरे को 0.0591 को 6 से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो हमने वैल्यू पुट की, ई सेल क्या आया 1.08 वोल्ट माइनस डिवाइड करने के बाद आ गया 0.00985 लॉग क्रोमियम प्लस 3 की कंसंट्रेशन है 0.1 उसकी पावर हो गई 2, कॉपर प्लस 2 की कंसंट्रेशन है 0.01 इसकी पावर हो गई 3। सॉल्व किया इसको आगे तो देखिए
ई सेल इज इक्वल टू 1.08 माइनस 0.00985 log 10 टू द पावर 4। अब आप सोच रहे होंगे 10 टू द पावर 4 कैसे आया, तो ऊपर है न्यूमरेटर में 10 की पावर माइनस 2, नीचे है 0.01 की पावर 3। 0.01 होता है 10 की पावर माइनस 2, इसकी पावर 3 हो गया 10 की पावर माइनस 6। तो 10 की पावर माइनस 2, 10 की पावर माइनस 6 सॉल्व किया तो 10 की पावर माइनस 4 नीचे आया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर साइड में, और उसको जब ऊपर लेके आएंगे तो 10 की पावर 4 हो जाएगा। अब log 10 की पावर 4 को आपको सबसे पहले सॉल्व करना है, तो 4 log 10 हो जाएगा। तो क्या हो गया, ई सेल इज इक्वल टू 1.08 माइनस 0.00985 4 log 10, राइट। log बेस 10 log 10 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1, तो वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ई सेल क्या आएगा, 1.08 माइनस 0.00985 इंटू 4 इंटू 1। तो log 10 की वैल्यू आपने पुट कर दी जो कि कितनी होती है 1। अब इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.00985 इंटू 4 इंटू 1, तो कितना आ जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू 1.08 माइनस 0.0394, राइट। पूरा टर्म मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया। अब 1.08 में से 0.0394 को माइनस कर देंगे तो ई सेल कितना आया, 1.0406 वोल्ट्स, राइट। ये हमारा आ गया नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल बाय द हेल्प ऑफ नर्स्ट इक्वेशन फॉर द गिवन सेल। ओके, अब आगे देखिए। अभी जो हमने क्वेश्चन देखा उसमें हमने ई नॉट सेल खुद ने डिटरमाइन किया, सेल को भी बैलेंस्ड किया, बैलेंस सेल रिएक्शन लिखी। लेकिन कई बार क्वेश्चन में सारी चीज़ें हमको गिवन रहती हैं, हमको सीधा ही ई सेल कैलकुलेट करना होता है बाय द हेल्प ऑफ नर्स्ट इक्वेशन। तो क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल उसी टाइप का, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पे गिवन है, हमारा काम आसान कर दिया है एग्जामिनर ने। तो देखिए कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। उस सेल का ईएमएफ कैलकुलेट कीजिए जिसमें फॉलोइंग रिएक्शन होती है। तो इस बार आपको बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन गिवन है। क्या है रिएक्शन, निकल सॉलिड प्लस 2 Ag प्लस गिव्स निकल प्लस 2 Ag सॉलिड। यहाँ पे जो सेल है उसका ई नॉट सेल गिवन है, कितना है 1.05 वोल्ट, और जो Ag प्लस है उसकी कंसेंट्रेशन गिवन है 0.002 m, और निकल प्लस 2 की भी कंसेंट्रेशन गिवन है 0.160 m। आपको बताना है ई सेल कितना होगा। आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं 0.73 वोल्ट, 0.91 वोल्ट, 0.62 वोल्ट और 0.34 वोल्ट। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा सॉल्व करने के बाद वो आएगा बी 0.91 वोल्ट। अब कैसे आएगा, तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नर्स्ट इक्वेशन हम लिखेंगे सबसे पहले। नर्स्ट इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो नर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट कौन है रिएक्शन का, प्रोडक्ट है निकल प्लस 2 की कंसेंट्रेशन अपॉन Ag प्लस की कंसेंट्रेशन की पावर 2। यहाँ प्लस 2 हो गया स्टूडेंट्स, ये Ag प्लस है पावर में 2 है, राइट, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं आप Ag प्लस है, इसका कोफिशिएंट 2 है इसलिए पावर में 2 आएगा। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, कितना है 1.05 वोल्ट, तो हमने लिख दिया 1.05। यहाँ पे n कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड कितने हो रहे हैं, तो 2 Ag प्लस इज कन्वर्टिंग इनटू 2 Ag बाय द गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड निकल इज कन्वर्टिंग इनटू निकल प्लस 2 बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इन द सेल रिएक्शन कितना आ गया 2। तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया 0.0591 अपॉन 2 लॉग निकल प्लस 2 की कंसेंट्रेशन क्वेश्चन में गिवन है, कितनी है 0.160, तो 0.160 पावर 1, और Ag प्लस की कंसेंट्रेशन कितनी है 0.002 पावर 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, तो देखिए ध्यान से। तो सॉल्व करते हैं। ई सेल इज इक्वल टू क्या आएगा 1.05 माइनस डिवाइड कर दिया 2 से, तो क्या आ गया 0.0295 लॉग 160 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ई सेल इज इक्वल टू 1.05 माइनस 0.0295 लॉग 4 इंटू 10 टू द पावर 4। अब 4 इंटू 10 टू द पावर 4 को आपको पहले सेपरेट करना है, यह मल्टीप्लाई है तो प्लस हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, ई सेल इज इक्वल टू 1.05 माइनस 0.0295 लॉग 4 प्लस लॉग 10 टू द पावर 4। अब log 10 टू दी पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 log 10, तो लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू 1.05 माइनस 0.0295 log 4 प्लस 4 log 10। अब 4 log 10 में हम अच्छे से जानते हैं log 10 कितना होता है 1, और log 4 की वैल्यू कितनी होती है 0.60, तो दोनों वैल्यू पुट कर सकते हैं। log 4 हो गया 0.60 और log 10 हो गया 1, राइट। ये एंड है, दोनों वैल्यूज हमने पुट करनी है यहाँ पे। तो ई सेल कितना आ जाएगा 1.05 माइनस 0.0295 0.60 प्लस 4। log 4 की तो वैल्यू आपने रख दी 0.60 वोल्ट,
4 एज इट इज़ आ गया और log 10 है 1। दोनों को ऐड कर दीजिए, 4 प्लस 0.60 कितना हो जाएगा 4.60। तो ई सेल इज इक्वल टू 1.05 माइनस 0.0295 इंटू 4.60। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ई सेल इज इक्वल टू 1.05 माइनस 0.1357। माइनस करने के बाद क्या आएगा 0.9143 वोल्ट। ओके, तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने देखा इस वीडियो लेक्चर में हमने नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है उसको समझा, नर्स्ट इक्वेशन फॉर गैल्वेनिक सेल कैसे लिखते हैं उसको समझा, और नर्स्ट इक्वेशन फॉर डेनियल सेल कैसे लिखी जाएगी उसकी बात की। फिर हमने कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस देखे कि कैसे नर्स्ट इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जिसमें हमको यही ध्यान रखना है कि स्टेप्स क्या है। सबसे पहले ई नॉट सेल कैलकुलेट करना है अगर गिवन नहीं हो तो, फिर बैलेंस सेल रिएक्शन लिखनी है जिससे हमको एन का पता चले, फिर नर्स्ट इक्वेशन में प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन के साथ सिंबल्स के साथ कंसंट्रेशन को पुट करना है, और फिर सॉल्व करके ई सेल निकालना है। राइट, तो उम्मीद करते हैं जो भी यहाँ पे आपको समझाया वो समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए, जिस पे बेस्ड हम एग्जाम्पल्स के साथ कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ वीडियो फिर से बना देंगे, जिसमें अगर आपके सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ओके, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स को और जिनको भी रिक्वायरमेंट है इस टाइप के वीडियोस की, जो 11th और 12th की स्टडी कर रहे हैं उनको भेजें, ताकि पूरा सिस्टमेटिक केमिस्ट्री का सिलेबस एक ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।